मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स और इको के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स अकाउंट के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश की केंद्रीय बैंक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश में प्राय एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश में भी जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था सन 1804 ईस्वी में, 6 ईस्वी में सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल था। उसके बाद में 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बंबई तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। यानी कि हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पर 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल अलग बैंक था, बैंक ऑफ बंबई 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में इन बैंकों की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों को हम प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से जानते थे। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से जानते थे। इन तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के सन 1921 में, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के सन 1921 में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक हमारे देश की प्रथम केंद्रीय बैंक थी, मगर इसको सभी कार्य दिए गए। केंद्रीय बैंक को जो भी कार्य करने होते हैं वो सभी कार्य इसको भी दिए गए, परंतु इसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। जब इसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया तो यह केंद्रीय बैंक के कार्यों को करने में असफल रहा और फेल हो गया। तत्पश्चात सन 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग कमीशन तथा 1931 में केंद्रीय जांच आयोग की सिफारिश पर पुनः भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया और सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बैंक के रूप में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्थापना टॉपिक में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एमसीक्यू में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। यानी कि इतना नहीं पढ़ना है आपको, तो भी 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 10th क्लास में या 12th क्लास में कि भारतीय रिजर्व बैंक, और कंपटीशन भी आप देंगे तो उसमें भी मिलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। दूसरी चीज, कभी कभी क्या पूछ लिया जाता कि देश का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था, तो वहां पर मोस्टली बच्चे भारतीय रिजर्व बैंक को लगाए जाते हैं, जबकि इंपीरियल बैंक था और इंपीरियल बैंक आज भी है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, आज इसका नाम रख दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक। यदि आपसे कहीं भी किसी भी कंपटीशन में या किसी भी जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसकी 1.25 लाख से ज्यादा शाखाएं। तो स्थापना क्लियर। अब हम चलते हैं राष्ट्रीयकरण पर। राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक, जब रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना हो गई तो 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, मगर यह निजी बैंक थी। एक निजी बैंक का मतलब अंशधारियों की बैंक थी। इसमें जो भी पैसे लगे थे वो लोगों के लगे थे और उनकी टोटल पूंजी जो थी वो 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए वाले अंशों में विभक्त थी। जो 100 रुपए वाले अंशों में विभक्त थी, तो रिजर्व बैंक की जब राष्ट्रीयकरण करने का नंबर आया तो 1948, 31 दिसंबर 1948 तक इसने अंशधारियों के बैंक के रूप में ही कार्य किया। तत्पश्चात सरकार ने सभी अंशधारियों को 118 रुपए 62 पैसे, 118 रुपए 62 पैसे के हिसाब से पेमेंट कर दिया, जिसमें 100 रुपए वाला सरकारी बॉन्ड तथा 18 रुपए 62 पैसे नगद दिए गए। 100 रुपए वाला सरकारी बॉन्ड तथा 18 रुपए 62 पैसे नगद दिए गए और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात यह सरकार के स्वामित्व वाला बैंक हो गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे पहला कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो मोस्टली बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं
कि 1945 है या 1949 है। कुछ लोग तो 31 दिसंबर 1948 है, जहां पर तक रिजर्व बैंक अंशधारियों का बैंक था, उसी को लगाए जाते हैं ऑप्शन को। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, कितने अंशधारियों की कुल पूंजी कितनी थी, यह भी एमसीक्यू में आ जाता है कि अंशधारियों की पूंजी कितनी थी। तो पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। अब उन्होंने और घुमाया क्वेश्चन को कि कितने अंशधारी थे, तो 100 का डिवाइड करके अंशधारियों की संख्या निकल आएगी। और कितने रुपए भुगतान करा गया, तो 118 रुपए 62 पैसे का भुगतान किया गया। मैं यानी कि इसमें से टॉपिकों में से आपको छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बताता हुआ चलना। उद्देश्य, भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या था राष्ट्रीयकरण करने का या स्थापना करने का? कोई तो उद्देश्य होगा रिजर्व बैंक का। तो स्थापना करने का या राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य था व्यापारिक जो बैंकें थी उनका समुचित विकास। जो बैंकें थी उनका विकास नहीं हो पा रहा था, उद्योगों के लिए कैसे लोन देना है, किस तरीके से उन्हें कार्य करना है, तो उसके विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का विकास उद्देश्य था। दूसरा, रुपए के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाना। जो रिजर्व बैंक है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, हर एक देश का केंद्रीय बैंक ही वहां के रुपए को बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य में स्थायित्व लाती है, एक्सचेंज रेट को बांधे रखती है, अपने रुपए को ज्यादा डाउन नहीं होने देती। तीसरा है साख एवं मुद्रा नीतियों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो भी साख और मुद्रा की नीतियां हैं उनको बनाना एवं उन पे अधिनियम पारित करना और कार्य कराना। चौथा, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संकेंद्रण किया जाना, यानी कि व्यापारिक बैंकों के पास कितना पैसा रहना चाहिए, नहीं तो लूट हो जाएगी, आजकल तो बहुत होती है। तो संकेंद्रण करना यानी कोई नगद कोष कितना रखना है और कितना भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहेगा। मुद्रा बाजार का संगठन एवं विकास, मुद्रा बाजार का संगठन करना था तैयार और विकास करना था। कृषि साख की व्यवस्था करना, यानी कि हमारा देश जो है वो कृषि देश है। हमारे देश की 75% लगभग जनसंख्या कृषि कार्यों पर आधारित है, यानी कि कृषि कार्यों को कर रही है। आज की भी डेट में 70% से कम लोग कृषि कार्यों पर ही आधारित हैं, कम नहीं है। क्योंकि उसका रीजन है कि कृषि कार्यों से जो फसलें पैदा होती हैं उन फसलों से भी जो कार्य हो रहे हैं वो कृषि कार्यों में ही काउंट होती हैं। सहकारी बैंकों की स्थापना तथा विकास, सहकारी बैंकों की स्थापना की गई जिससे कि किसानों को सस्ते में पैसा मिल सके, खाद बीजों की व्यवस्था हो सके आदि। आर्थिक समंकों का प्रकाशन, आर्थिक समंक यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उस डाटा का प्रकाशन करना। ठीक, विदेशों में मौद्रिक संपर्क स्थापित करना, यानी विदेशों से मौद्रिक नीतियां जो भी हैं उससे संपर्क स्थापित करना, ये हमारे उद्देश्य थे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के। ठीक, अब इसका संगठन और प्रबंध क्या है, इसका संगठन और प्रबंध कैसे चलता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो होता है गवर्नर, जिसके कि नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसके नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रबंध या संचालक मंडल है वो 20 सदस्यों का होता है, जिसमें सबसे बड़ा एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 10 केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक, 4 स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने गए संचालक तथा 1 केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी, यानी कि वित्त सचिव होता है। ये भारत सरकार का वित्त सचिव होगा। अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कितने लोगों के द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए 20। उन्होंने पूछा गवर्नर कितने होते हैं, तो 1। अब तुम तो याद करके गए हो कि गवर्नर 1 है और उसने पूछ लिया डिप्टी गवर्नर कितने, तो तुम लगाया 1। तो यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत संचालक कितने होते हैं? 10 होते हैं। स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने गए 4 और वित्त सचिव 1। इस तरीके से 20 लोग होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है, कार्यालय इसके कहां पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो बंबई में है और इसने कुछ अन्य स्थानीय कार्यालय भी खोल रखे हैं, जो इससे कि देश में स्थानीय जो रिजर्व बैंक का कार्य है वो उस कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। वो कार्यालय है नई दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, मुंबई, कोलकाता यानी कि कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, कानपुर, बेंगलोर, नागपुर, पटना, अहमदाबाद व हैदराबाद। इसके अलावा
जहां पर भी भारतीय रिजर्व बैंक की खुद के कार्यालय नहीं है या खुद की शाखाएं नहीं है, वहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि यानी कि एजेंट के रूप में या जूनियर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कार्य करता है। अब हम आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक के कार्य यानी कि फंक्शन क्या है? रिजर्व बैंक दो तरीके के कार्य करता है। चूंकि रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक जो भी कार्य करता है, तो इसी तरीके से हमारा रिजर्व बैंक भी वे सभी कार्य करता है जो अन्य देशों के केंद्रीय बैंक करते हैं। तो रिजर्व बैंक के कार्यों को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य और सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य। तो पहले हम बात करेंगे केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों की। केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों में सबसे पहली हेडिंग है पत्र मुद्रा का निर्गमन। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। यह 2 से लेकर के 500 रुपए तक के समस्त नोटों का निर्गमन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। यह 2 से लेकर के 500 रुपए तक के समस्त नोटों का निर्गमन करती है। यह निर्गमन भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना, 200 करोड़ रुपए अपने पास रखने होते हैं जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति। विदेशी प्रतिभूति यदि यह रिजर्व बैंक के पास है तो रिजर्व बैंक चाहे जितने नोट छाप सकती है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि रिजर्व बैंक इतने रुपए नोट छाप सकती है या रिजर्व बैंक इतने, क्योंकि भारत सरकार के अधीन है रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक चाहे जितने नोट छाप सकती है और भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। 200 करोड़ रुपए होने चाहिए रिजर्व बैंक के पास, चाहे जितने नोट छाप देगी। तो फिर छापती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं छापती कि यदि रिजर्व बैंक ने नोट ज्यादा छाप दिए तो मुद्रा स्फीति हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा मुद्रा का, मुद्रा की वैल्यू जो है वो डाउन होना चालू हो जाएगी। ठीक। दूसरा है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार उनके पैसों को कलेक्ट करती है। यानी कि जो भी पैसे टैक्स के रूप में या कर के रूप में या अदर चीजों के रूप में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के होते हैं, उनको जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा सरकार के आदेशानुसार उस पैसे का भुगतान करती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाते होते हैं रिजर्व बैंक में, उनके पैसों को जमा के रूप में स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद में उस पैसे को जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कहती हैं वहां पर वह भुगतान भी करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार को 90 दिनों तक के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा भी प्रदान करती है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है, जो ऋण 90 दिनों के लिए होता है। दूसरा बैंकों का बैंक। तीसरा बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के कारण इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है या शीर्ष बैंक कह सकते हैं हम, शीर्ष बैंक कहा जाता है। इसका यह कार्य है कि यह गैर अनुसूचित बैंकों पर नियंत्रण रखे, अनुसूचित बैंकों पर नियंत्रण रखे तथा यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। तो जैसा कि यह बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था भी करता है एवं उनके बिलों को पुनः निर्गमन करता है, पुनः कटौती करता है। यानी कि जो बिल हैं उनके, उन बिलों की कटौती करता है और पैसे इन्हें दे देता है। सरकार साख नियंत्रण। चौथा साख नियंत्रण का मतलब क्या है? साख नियंत्रण का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक जो है वो देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापारिक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण के लिए बैंक दर में परिवर्तन करता है, कोष दरों में परिवर्तन करता है, कोष अनुपात में परिवर्तन करता है, खुले बाजार की क्रियाएं करता है, जिससे कि साख पर नियंत्रण रखा जा सके।
समाशोधन गृह का कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक होने के कारण समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। यह मुद्रा के प्रयोग में बचत करता है जिससे कि समाशोधन गृह का कार्य हो सके। अन्य बैंकों से दूसरे बैंकों के संबंध भी बनवाता है, आपसी संबंधों को बल देता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण, ये भारतीय रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक होने के कारण विदेशी विनिमय पर भी संपूर्ण नियंत्रण रखता है जिससे कि मुद्रा के भाव में अंतर नहीं आए। राष्ट्र कोष पर इसके पास होता है, इसलिए यह उसको विनिमय दर को नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। सूचना व आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, जो भी सूचनाएं होती हैं केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक संबंधी या बैंकों के लिए जो भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को यह कलेक्ट करता है। अन्य बैंकों से अन्य केंद्रीय बैंकों से सूचनाओं को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में उन सूचनाओं का प्रकाशन करता है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों को विकास के लिए, औद्योगिक का मतलब यहाँ उद्योगों से, उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न लोनों के माध्यम से या विभिन्न तरीकों से उद्योगपतियों को लोन देती है, ऋण देती है जिससे कि उद्योगों का समुचित विकास हो सके। कृषि साख की व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक किसानों को अनेकों वित्तों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से लोन की सुविधा देती है, ऋण की सुविधा देती है जिससे कि कृषि की व्यवस्था हो सके, कृषि अच्छी तरीके से फल फूले, जिससे कि हमारी जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर है। बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। यह बैंकों का विस्तार करती है ना, बैंकों को लाइसेंस देती है, बैंकों का निरीक्षण करती है, उनको ऋण देती है। यह सभी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करती है। बैंकिंग प्रशिक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक होने के कारण बैंकिंग प्रशिक्षण की भी सुविधा देता है। बैंक के जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दे करके बैंकिंग सेवा में कार्य करने के लिए योग्य बनाया जाता है। अब आते हैं हम सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य। सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य में जमाएं प्राप्त करना, जैसा कि अन्य बैंकें करती हैं कि लोगों से उनके अतिरिक्त रुपए को विभिन्न खातों के माध्यम से जमा के रूप में स्वीकार करती हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक भी लोगों के अतिरिक्त रुपए को विभिन्न खातों के माध्यम से जमा के रूप में प्राप्त करती है। अल्पावधि ऋण देना, कम जरूरतमंद, जो अधिक जरूरतमंद लोग हैं उनके लोगों को विभिन्न तरीकों से अल्पावधि का ऋण देती है जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। विनिमय बिलों का क्रय विक्रय, विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करती है रिजर्व बैंक, जैसे अन्य बैंकें करती हैं। कृषि बिलों का क्रय विक्रय करती है अन्य बैंकों की तरीके से। विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। सोने चांदी का क्रय विक्रय करती है। अल्पावधि ऋण प्राप्त करती है, जैसे अन्य बैंक हैं उनसे या अन्य विदेशों की केंद्रीय बैंकों से अल्पावधि ऋण भी लेती है। विपत्रों का बनाना एवं क्रय विक्रय, यानी कि रिजर्व बैंक पुनः कटौती पर विपत्रों को बनाती है और उनका क्रय विक्रय भी करती है। लॉकर सुविधा देना, यानी कि जो भी हमारे ग्राहक हैं उन ग्राहकों की बहुमूल्य धातुओं एवं उनके प्रपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लॉकर सुविधा भी देती है। अन्य केंद्रीय बैंकों में खाता खोलना, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जैसे कि अन्य देशों की जो भी अन्य देश हैं उन देशों की केंद्रीय बैंकों में अपना खाता खोलती है और वहां से लेन देन करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के ये जो कार्य थे ये कार्य हो गए। अब भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ वर्जित कार्य भी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। सबसे पहला, जमाओं पर ब्याज न देना। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी जमा पर ब्याज नहीं देती, जैसा कि अन्य बैंकें देती हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी जमा पर ब्याज नहीं देती है। दूसरा है अन्य व्यवसाय न करना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य बैंकिंग नियंत्रण, देश की बैंकों पर नियंत्रण रखना, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना और बैंकिंग संबंधी कार्य या कोई अन्य कार्य नहीं करती, न ही अन्य व्यापार और उद्योगों में पूंजी लगाता है जैसा कि अन्य बैंक करते हैं। तीसरा है अचल संपत्ति के क्रय पर रोक। यह अचल संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करती, उस पर भी रोक लगा सकती है। ऋण देने पर प्रतिबंध। भारतीय रिजर्व बैंक अंशों एवं बॉन्डों पर ऋण नहीं दे सकता।
यानी ये प्रतिबंध है कि भारतीय रिजर्व बैंक अंशों और ऋण पत्रों पर, बॉन्डों पर ऋण नहीं दे सकता है। अंशों का क्रय न करना, भारतीय रिजर्व बैंक अंशों का क्रय विक्रय का कार्य नहीं कर सकती, विक्रय तो कर सकती है मगर क्रय नहीं कर सकती। जनता को ऋण, यह बिना जमानत रुपया उधार नहीं दे सकता। निर्धारित अवधि से अधिक ऋण न देना, यानी कि एक निश्चित अवधि होती है इसकी, उस अवधि से ज्यादा के लिए ऋण नहीं दे सकता। विपत्ति संबंधी प्रतिबंध, यह शोधनीय बिलों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के बिलों को नहीं लिख सकता, ना ही उन्हें बना सकता है। और व्यापारिक बैंक की प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य ना करना, यह किसी भी रिजर्व बैंक ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो कि व्यापारिक बैंकों की प्रतिस्पर्धा हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य हो गए। अब है भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक में क्या संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में संबंध जो है वो है, भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इसी के साथ हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर में से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।